हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए अप्सरा से जुड़ी हुई एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सभी की इच्छा हो तो इन कहानियों को अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। किसी भी इंसान का मन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है, क्योंकि अगर मन संतुष्ट हो तो कोई भी इंसान आधी रोटी खाकर भी खुश हो जाता है, और अगर मन संतुष्ट ना हो तो सब कुछ मिलने के बाद भी वो और ज्यादा हासिल करने की कोशिश करता है, और उसी कोशिश में वो सब भी गवा देता है जो उसके पास होता है। आज की ये कहानी विशाल नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसके पास एक समय पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अप्सरा साधना करके उसने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन उसके मन के लालच ने उसे एक ऐसी खौफनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिससे वो कभी नहीं निकल पाया। वैसे आप सभी को ये पता ही होगा कि अप्सरा सिद्ध करना कितना मुश्किल है, और उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे अपने वचनों में बांधना, क्योंकि अप्सरा जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अप्सरा क्या कर सकती है और विशाल के साथ क्या क्या हुआ, वो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। विशाल 21 साल का युवा था जिसके पास बेशुमार दौलत थी, जो उसके पास कुछ महीनों पहले ही आई थी। उससे पहले वो बहुत गरीब था। उसे फटीचर कहना गलत नहीं होगा। उसके पास इतनी दौलत कैसे और कहां से आई, उसे जानने वाले अक्सर उसे ये सवाल किया करते थे, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर ही उनके इन सवालों का जवाब दिया करता था। अपने सवाल का सही जवाब ना पाकर लोगों ने अपने मन में गलत गलत कहानियां बना ली थी। कुछ लोगों का मानना था कि विशाल के हाथ गड़ा हुआ खजाना लगा है, तो कुछ लोगों का मानना था कि उसने तंत्र साधना करके जिन की मदद से इतनी दौलत हासिल की है, तो कुछ का मानना था कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। लेकिन उनमें से किसी को भी सच्चाई पता नहीं थी। जैसे जैसे विशाल के पास दौलत बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो और ज्यादा आकर्षक लगने लगा था, जिस वजह से बहुत सी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थी। लेकिन वो किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। न जाने क्यों वो लड़कियों के पास जाना तो दूर, उनसे बात करने से भी घबराता था। शुरू शुरू में जब विशाल को दौलत मिली थी तब वो बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशी न जाने कहाँ गायब हो गई। लेकिन एक दिन वो फिर से पहले की तरह खुश दिखाई दिया और गाना गुनगुनाता हुआ घर से बाहर निकलकर अपनी नई खरीदी कार में बैठकर कहीं जाने लगा। विशाल कुछ दूर तक ही गया था कि तभी उसे जानी पहचानी खुशबू आने लगी। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कार की पिछली सीट में कोई बैठा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया। घबराते हुए विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि पिछली सीट पर कोई भी नहीं था। लेकिन लगातार उसे वो खुशबू आ रही थी जिसकी वजह से वो कुछ सोचने लगा था। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं वो करके ही रहूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी, फिर चाहे वो मेरे साथ जो कुछ भी करे। बड़बड़ाते हुए विशाल ने तेज गाना बजाया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। फूलों की दुकान के सामने विशाल ने गाड़ी रोकी और एक गुलदस्ता खरीदा और उसे गाड़ी में रखकर खुद के ऊपर सुगंधित परफ्यूम छिड़का और फिर वहां से तेज रफ्तार से चल पड़ा। जो गाना कार में बज रहा था वही गाना गुनगुनाते हुए विशाल ड्राइव कर रहा था। दरअसल वो पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा था, वो भी होटल में, जिसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लेकिन उस खुशी के साथ एक घबराहट और डर भी था। वो डर और घबराहट किस वजह से थी उसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 21 साल का होने के बाद भी वो किसी भी लड़की से नहीं मिला था। मिलने से मेरा मतलब है कि वो किसी भी लड़की के करीब नहीं गया था। गाड़ी में गाना बज रहा था और उसे ही विशाल गुनगुना रहा था। तभी विशाल के कानों में एक औरत की सुरीली आवाज पड़ी।
वो वही गाना गुनगुना रही थी। वो आवाज शायद विशाल के लिए जानी पहचानी थी, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और अचानक से पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि बेहद ही खूबसूरत औरत लाल साड़ी पहने, पूरा श्रृंगार किए कार की पिछली सीट पर बैठी है और उसे देखकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रही है। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो औरत अचानक गायब हो गई, जिसके बाद कार से आ रही सुगंध भयानक बदबू में बदल जाती है। मैं अब तुझसे नहीं डरता। अब मैं तेरी गुलामी और नहीं करूंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे नहीं मार सकती, लेकिन तू ये नहीं जानती कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। विशाल ने गाड़ी रोकी और गुस्से में बड़बड़ाया। उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करके सीधे उस होटल में पहुंच गया जहां वो उस लड़की से मिलने वाला था। विशाल ने जिस औरत को अभी अभी देखा था, वो उसके बारे में अच्छी तरह जानता था। वो औरत नहीं, बल्कि एक अप्सरा थी, जिसे उसने अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध किया हुआ था। उसी अप्सरा ने विशाल को सारी दौलत और शोहरत दी थी, लेकिन बदले में उसने विशाल से वही मांगा था जो एक पत्नी अपने पति से चाहती है। और आप तो ये जानते ही हैं कि एक पत्नी अपने पति से क्या नहीं चाहती है। भले ही एक पत्नी अपने पति से कुछ भी चाहती हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहती कि उसका पति किसी पराई स्त्री के पास जाए। लेकिन विशाल वही कर रहा था और वो अप्सरा उसे आगाह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विशाल इस बात से अनजान कि उसकी जिद का परिणाम क्या हो सकता है, वो उसकी सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा था। होटल पहुंचकर विशाल को पता चलता है कि जिस लड़की से वो होटल में मिलने वाला था, उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जिस वजह से उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। आखिर उस लड़की की तबीयत अचानक कैसे खराब हुई थी और एक अप्सरा को पत्नी के रूप में सिद्ध करने के बाद भी विशाल संतुष्ट क्यों नहीं था, ये जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे मतलब 6 महीने पहले, जब विशाल एक लाइब्रेरी में काम करता था और उसके पास कुछ भी नहीं था। विशाल मेरी और आपकी तरह सामान्य युवा था, जिसकी इच्छाएं भी हमारी ही तरह थी, लेकिन उसकी जिंदगी सामान्य बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ बाप को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, जिस वजह से बहुत ही कम उम्र में उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद विशाल अपने नाना नानी के साथ रहने लगा था। जब वो छोटा था तब उसके नाना नानी ने उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में गया, तब उसने खुद काम करके अपनी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया और एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब करने लगा। उस लाइब्रेरी में हर तरह की किताबें थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ तंत्र साधनाओं वाली किताबों में ज्यादा थी। वैसे तो वो पूजा पाठ में कुछ ज्यादा मानता नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी में काम करने के बाद जादू तंत्र मंत्र के बारे में जानने में दिलचस्पी होने लगी थी उसे। लाइब्रेरी में रखी तंत्र साधना की लगभग सभी किताबें विशाल ने पढ़ ली थी, जिस वजह से उसे बहुत सारी प्रेत आत्मा और तंत्र क्रियाओं के बारे में जानकारी हो गई थी। लाइब्रेरी विशाल के कॉलेज के पास ही थी, जिस वजह से कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वो सीधा लाइब्रेरी पहुंच जाता था और लाइब्रेरी बंद होने के बाद घर आता था, जिस वजह से विशाल को घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज जाते थे। एक दिन विशाल की नजर लाइब्रेरी के कोने वाले शेल्फ में रखी अप्सरा साधना की किताब पर पड़ी। लाइब्रेरियन से नजर बचाकर विशाल वो किताब अपने साथ ले आया और ध्यान लगाकर उस किताब का हर एक पन्ना पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे किताब पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन में एक नई आशा, एक नई उमंग और लालच भी बढ़ रहा था। कॉलेज में विशाल ने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, जो उसी के हम उम्र थे और उन्हीं की तरह ही उसकी यौन इच्छाएं भी थी। लेकिन उसकी जिंदगी उनसे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो बेहद गरीब था। यौन इच्छाओं के अलावा विशाल जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और एक आलीशान घर भी बनवाना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि वो जो सोच रहा है वो सिर्फ सपने में ही संभव हो सकता है, हकीकत में नहीं। भले ही वो अमीर नहीं बन सकता था, लेकिन
अपनी यौन इच्छाएं पूरी करने में वो सक्षम था। विशाल पूरा समय लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। एक शाम लाइब्रेरी का काम खत्म करके विशाल अपने नाना जी की साइकिल से घर जा रहा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा भी हो चुका था। वो उस समय भी लड़कियों के बारे में ही सोच रहा था। विशाल उस रास्ते से सालों से गुजरता आया था, जिस वजह से अंधेरा होने पर भी उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन उस रात के अंधेरे में विशाल को कुछ अजीब लग रहा था। रास्ते में दिखाई देने वाले आवारा कुत्ते उसके पास आकर भौंक रहे थे और वो बहुत ज्यादा आक्रामक थे। इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुत्ते विशाल को चीर फाड़ देंगे। लेकिन वो किसी चीज से डर रहे थे, जिस वजह से वो विशाल के पास नहीं आ पा रहे थे। विशाल के साथ कोई था जिसे देखकर वो कुत्ते आक्रामक थे और उसी की वजह से वो विशाल के पास नहीं आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि विशाल को देखकर कुत्ते पहली बार भौंके थे। पहले भी बहुत बार वो कुत्ते विशाल पर भौंक चुके थे, लेकिन उस रात वो ज्यादा आक्रामक थे। विशाल ये जानता था कि कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं और वो समझ चुका था कि उसके साथ कोई आत्मा है जिसे देखकर वो कुत्ते भौंक रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया और तेज पैडल मारकर साइकिल की रफ्तार बढ़ा ली। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत औरत पर पड़ी। वो जवान थी और दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उस पर आग की रोशनी पड़ रही थी। तभी विशाल ने देखा कि रास्ते के किनारे पर जो शमशान घाट है, वहां पर एक चिता जल रही है। उसी की रोशनी उस औरत पर पड़ रही थी। जैसे ही विशाल उस औरत के पास पहुंचा, वैसे ही वो औरत अचानक गायब हो गई। जैसे ही वो औरत गायब हुई, वैसे ही कुत्तों ने भौंकना भी बंद कर दिया। उसके बाद डरा हुआ विशाल जितनी तेज हो सके उतनी तेज साइकिल चला के घर पहुंच गया। विशाल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग से उस औरत का खूबसूरत चेहरा निकल ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि शायद वो जलती हुई चिता उसी औरत की थी। वो ये भी सोच रहा था कि काश उसके जैसी खूबसूरत लड़की उसकी जिंदगी में भी होती तो कितना अच्छा होता। उसके बारे में सोचते सोचते उसे अप्सरा का ख्याल आया। तभी उसे अप्सरा साधना की किताब याद आई। वो किताब उसके पास ही थी। उस रात पूरी रात जागकर विशाल ने अप्सरा साधना की वो किताब एक बार फिर पढ़ी और अप्सरा साधना में लगने वाले पूरे सामान की एक लिस्ट बनाई। अगले दिन विशाल कॉलेज तो गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। वो जल्द से जल्द बाजार से अप्सरा साधना में लगने वाला सामान खरीद कर घर पहुंचकर अप्सरा साधना करना चाहता था। लेकिन कॉलेज के बाद उसे लाइब्रेरी भी तो जाना था। विशाल जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचा, वैसे ही लाइब्रेरियन उस पर भड़क गया और अप्सरा साधना की किताब के बारे में पूछा। लाइब्रेरी में अप्सरा साधना की किताब न पाकर लाइब्रेरियन समझ चुका था कि वो किताब विशाल के पास ही होगी, क्योंकि उस लाइब्रेरी में एक विशाल ही था जिसे तंत्र साधना में दिलचस्पी थी और जो साधना से जुड़ी किताबें पढ़ता था। उस समय वो किताब विशाल के पास नहीं थी, घर पर थी, जिस वजह से विशाल ने अगले दिन किताब लौटाने का वादा किया। वो लाइब्रेरियन जानता था कि वो किताब किसी नौसिखिए के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए उसने विशाल को प्यार से समझाया कि अगर उसने वो किताब पढ़ ली है और वो अप्सरा साधना की क्रिया करना चाहता है, तो वो बिना गुरु के वैसा ना करे, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लाइब्रेरियन को शक था कि विशाल अप्सरा साधना करेगा ही, क्योंकि विशाल कई बार उसे ये कह चुका था कि वो किसी भी तरह अमीर बनना चाहता है। उसके लिए वो तंत्र साधना सीख रहा है और एक अप्सरा विशाल की हर तमन्ना पूरी करने की ताकत रखती थी। लाइब्रेरी का काम पूरा करके विशाल घर आ गया। वो घर तो आ गया, लेकिन वो सिर्फ अप्सरा के बारे में ही सोच रहा था। उसने ना खाया और ना पिया, सीधा अप्सरा साधना की तैयारी करने लग गया। विशाल ने अप्सरा साधना करने का पूरा मन बना लिया था, इसलिए उसने लाइब्रेरियन की बातों को नज़रअंदाज किया और घर जाते वक्त अप्सरा साधना में लगने वाला पूरा सामान खरीद लिया था। अपने नाना नानी के सो जाने के बाद विशाल नहाकर बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया और अपने कमरे में ही साधना करने लगा। पूरे कमरे को उसने पहले ही सजा दिया था और पूरे कमरे को बेहद मनमोहक खुशबू से भर दिया था। खुशबू के लिए
उसने इत्र और अगरबत्ती का इस्तेमाल किया था। आखिर में विशाल ने अपनी आंखें बंद की और अप्सरा साधना का मंत्र जाप करने लगा। जैसे जैसे विशाल साधना की विधि एक एक करके पूरी कर रहा था, वैसे वैसे उसको कमरे में किसी और की उपस्थिति का अनुभव होने लगा था। कमरे में जो खुशबू थी, उसके अलावा भी विशाल को एक और मोहक खुशबू आने लगी। विशाल की अप्सरा को बुलाने की कोशिश सफल हो रही थी। वो आंखें खोलकर देखने वाला था, तभी उसे किताब में लिखी बात याद आती है कि अगर किसी भी वजह से साधना खंडित हो गई तो अप्सरा नहीं आएगी या फिर उसकी जान भी जा सकती है। आंख बंद किए विशाल मंत्र का जाप कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई अपने नर्म हाथों से उसके शरीर को छू रहा है। विशाल की तंत्र साधना से अप्सरा उसकी ओर खिंची चली आई थी और वो अप्सरा अपने कोमल हाथों से विशाल के पूरे शरीर को स्पर्श कर रही थी। मंत्र जाप के दौरान विशाल बहुत कुछ महसूस कर रहा था। कभी उसे महसूस होता कि एक स्त्री उसके बेहद करीब आकर मधुर स्वर में कुछ बोल रही है, तो कभी वो अपने होठों के पास स्त्री की गर्म सांसों को महसूस करता। उस समय विशाल बहुत ज्यादा डरा हुआ था और धीरे धीरे उत्तेजित भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद के डर और उत्तेजना पर काबू पाया और पहले दिन की साधना पूरी करने के बाद विशाल ये जान चुका था कि उसने अप्सरा को बुला लिया है। अब बस किसी भी तरह किताब में लिखे अनुसार अप्सरा के साथ संभोग करके उसे संतुष्ट करके उसे अपने वचनों में बांधना था। लेकिन वो तब तक उसके साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक अप्सरा खुद उसके सामने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराए, मतलब खुद उसे आवाज लगाकर आंखें खोलने को ना कहे। विशाल ने अगले दिन अप्सरा साधना की वो किताब लाइब्रेरियन को वापस कर दी और घर आकर फिर से अप्सरा साधना की विधि पूरी की। और उस रात भी उसने वही अनुभव किया जो पहली रात किया था। 2 रातों तक अप्सरा साधना करने के बाद तीसरी रात विशाल की साधना सफल हुई। तीसरी रात आंखें बंद किए निर्वस्त्र विशाल अप्सरा साधना मंत्र का जाप कर रहा था। तभी उसे पिछली दोनों रातों की तरह ही अपने पूरे शरीर में स्त्री के कोमल हाथों की छुअन महसूस हुई और उसे कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर विशाल आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी दिखाई देती है। उसका बदन खुशबू से महक रहा था। उससे पहले विशाल ने उतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। देखना तो दूर की बात है, उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो अप्सरा थी। जैसे ही विशाल ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही वो बोली, तुम्हारी साधना सफल हुई। तुमने मुझे अपनी साधना से सिद्ध कर लिया। अब बताओ तुम मुझे किस रूप में पाना चाहोगे। किताब में साफ साफ लिखा हुआ था कि अप्सरा को अपने वचन में कैसे बांधना है और कैसे उसके मोह जाल से खुद को बचाना है। लेकिन अपने सामने अप्सरा को देखकर विशाल का मन बेकाबू हो गया था। उस वक्त उसे सिर्फ इतना होश था कि अप्सरा को अपनी माँ या बहन के रूप में सिद्ध करने पर वो क्रोधित हो जाती है, जिस वजह से विशाल तुरंत बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहता हूँ। विशाल की बात सुनकर अप्सरा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना चाहते हो तो एक बात याद रखना, तुम मेरे अलावा किसी भी औरत के साथ संबंध नहीं बना सकोगे। संबंध बनाना तो दूर की बात है, तुम किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उस समय विशाल के ऊपर काम वासना हावी थी, इसलिए उसने अप्सरा को वचन में बांधने की बजाय खुद उसके वचनों में बंध गया और उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम बस मेरी हो जाओ। तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करना और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचूंगा भी नहीं। विशाल की बात सुनकर अप्सरा बोली, तुम मुझे संतुष्ट करो, उसके बाद पत्नी के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। विशाल पिछली 3 रातों से जाग रहा था और दिन में काम भी कर रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। लेकिन अप्सरा को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो चुका था और आखिर उसे संतुष्ट भी तो करना था। अप्सरा का सुंदर कोमल शरीर विशाल को उत्तेजित कर रहा था। विशाल भी जानता था कि अप्सरा उसके पास खुद को संतुष्ट करने ही आई है, इसीलिए बिना समय गवाए वो उसकी इच्छा पूरी करने लगा। वो पहली बार था
जब विशाल ने हकीकत में किसी स्त्री को छुआ था, लेकिन वो उस अप्सरा को संतुष्ट करने में सफल रहा। रात भर वो अप्सरा विशाल के साथ रही और सुबह होते ही अचानक गायब हो गई। विशाल भी रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उस दिन के बाद से विशाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अप्सरा ने उसे वो सब दिया जो वो चाहता था और बदले में विशाल उसे वो देता जो वो उससे चाहती थी। आखिर वो उसकी पत्नी जो थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर इंसान के पास सब कुछ आ जाए तब भी उसका मन नहीं भरता। वो और पाने की इच्छा रखता है, क्योंकि इंसान का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। विशाल के साथ भी वही हुआ। धीरे धीरे उसका मन और पाने के लिए ललचाने लगा था। वो अप्सरा साधना के अलावा भी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। ऐसा नहीं था कि अप्सरा विशाल को पैसे लाकर देती थी, बल्कि वो पैसे कमाने में विशाल की मदद करती थी। अप्सरा की मदद से विशाल लोगों को उनके घरों या खेतों में गड़े धन के बारे में भी बताता था और उस धन को निकालने के बदले में हिस्सा लेता था। अप्सरा सिद्ध करने के बाद विशाल ने पढ़ाई और नौकरी दोनों ही छोड़ दी थी। वो अप्सरा की मदद से जल्द इतना पैसा कमाना चाहता था कि उसे काम करने की जरूरत ही ना पड़े। और हुआ भी ऐसा ही। 6 महीने के अंदर ही अंदर उसने अप्सरा की मदद से इतना पैसा कमाया कि उसने बड़ा घर और गाड़ी दोनों ही खरीद लिए। इतने समय में विशाल पहले से ज्यादा मोहक दिखने लगा था। उसके चेहरे पे पहले से ज्यादा रौनक थी। एक तेज था जिसकी वजह से लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। धीरे धीरे अप्सरा से उसका मोह भंग होने लगा था और वो दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित हो रहा था। काम वासना से दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित होने की वजह से विशाल अप्सरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका लालच भी तो बढ़ गया था, और ज्यादा अमीर बनने का लालच और ज्यादा तंत्र साधनाएं सीखने का लालच, बहुत सारी स्त्रियों के साथ संभोग करने का लालच। लेकिन उसके लालच के बीच वो अप्सरा खड़ी थी। अप्सरा के होते हुए विशाल किसी दूसरी स्त्री से मिलना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब वो ये सोच रहा था कि अगर उसने अप्सरा को बहन या माँ के रूप में सिद्ध किया होता तो वो उसके मार्ग में बाधा नहीं बनती। एक रात वो यही सब सोच रहा था कि तभी अप्सरा उसके सामने निर्वस्त्र होके आई और उसकी गोद में बैठ गई। अप्सरा विशाल को उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख अप्सरा को गुस्सा आया और उसने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गए या फिर अब तुम्हारा मन भर गया है? विशाल उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ साधना और सिद्धियों के बारे में सोच रहा था, मैं जिन्हें हासिल करना चाहता हूँ। जिसके बाद मैं विशाल अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अप्सरा बोली, मेरे होते हुए तुम किसी और सिद्धि के बारे में नहीं सोच सकते। तुम्हारे पास मैं हूँ और इतना ही काफ़ी है। तुम सिर्फ मेरी इच्छाएं पूरी करो। उस रात न चाहते हुए भी विशाल ने अप्सरा के साथ संभोग किया था, लेकिन वो दूसरी स्त्री के लिए अपनी इच्छा दबा न सका और दिन में उसने एक लड़की से मिलने का फैसला किया। वो लड़की बहुत दिनों से विशाल को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही थी और उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस लड़की को उस अप्सरा ने ही डराया था। कुछ दिनों बाद विशाल फिर से एक और लड़की से मिलने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे पिछली बार हुई दुर्घटना याद आ गई। अप्सरा ने विशाल से उसके बारे में सब कुछ बता दिया था और उसे पहली और आखिरी चेतावनी दी थी। कुछ महीने पहले तक विशाल जिसे वरदान समझ रहा था, अब वही वरदान उसे अभिशाप लगने लगा था, जिससे वो किसी भी कीमत में छुटकारा पाना चाहता था। अब उसके सामने एक ही रास्ता था कि वो अप्सरा को एक बार फिर से माँ या बहन के रूप में सिद्ध करे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कैसे, क्योंकि वो अप्सरा उसे वैसा करने नहीं देती। विशाल अप्सरा के क्रोध से वाकिफ था और जानता था कि उसकी बात न मानने का नतीजा क्या हो सकता है, लेकिन वो उस अप्सरा से छुटकारा पाने के लिए जोखिम उठाने को तैयार था। अप्सरा को फिर से माँ या बहन के रूप में सिद्ध करने के लिए विशाल ने रात में साधना शुरू की, लेकिन वो अप्सरा उसकी साधना भंग ना कर दे, उसके लिए उसने अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया। उस घेरे के अंदर वो अप्सरा तो क्या, कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती थी। विशाल ने जैसे ही साधना शुरू की, वैसे ही वो अप्सरा उसके सामने आ गई।
वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उसने विशाल के पास जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकी। पहली बार तो विशाल ने बिना किसी गुरु के ही अप्सरा साधना की थी, लेकिन दूसरी बार उसके साथ एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसे उसने गुरु बनाया था, और उसी ने उसे उस सुरक्षा घेरे के बारे में बताया था और साथ ही साथ एक ताबीज भी दिया था जिससे कुछ दिनों तक वो अप्सरा उससे दूर रहे। पहले दिन की साधना पूरी करके विशाल सो गया, लेकिन अचानक से उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। वो बिल्कुल निर्वस्त्र था। उस कमरे में वो अकेला नहीं था, उसके अलावा भी बहुत सी स्त्रियां थी जो पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उन्हें देखकर विशाल उत्तेजित हो गया और उनकी तरफ भागा, लेकिन विशाल जैसे ही किसी स्त्री के पास पहुंचता, वो अचानक उससे दूर हो जाती। उसने बहुत कोशिश की कि वो उनमें से किसी भी एक स्त्री के साथ संबंध बना ले, लेकिन वो किसी भी स्त्री के पास नहीं पहुंच पाया। उन स्त्रियों के पीछे भागकर विशाल पूरी तरह थक चुका था। तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि अप्सरा की थी। वो भी निर्वस्त्र थी। थका हुआ होने के बाद भी विशाल उत्तेजित हो गया और उसने अप्सरा के साथ संबंध बनाए, लेकिन इस बार संबंध बनाते हुए विशाल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में चोट के निशान उभर आए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर अचानक उसकी नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। जब उसने खुद को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे और उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। उसके हाथ, हथेली, पैर, जांग, पेट, सीने और कंधे पर दांतों से काटने के निशान थे। विशाल कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ है उससे पहले ही अप्सरा उसके सामने आई और बोली, अभी तो मैंने सिर्फ तुझे चेतावनी दी है, अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अप्सरा की धमकी सुनकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने उस तांत्रिक से अपने सपने और अप्सरा की कही बात के बारे में बताया जिसे उसने गुरु माना था। उस तांत्रिक ने विशाल को विश्वास दिलाया कि वो उस अप्सरा से उसकी रक्षा करेगा और उसे अपनी साधना पूरी करने के लिए मना लिया। आखिर वो विशाल से मोटी रकम जो लेने वाला था, लेकिन विशाल को अंदाजा नहीं था कि एक अप्सरा क्या कर सकती है। अपने गुरु के कहे अनुसार दूसरे दिन फिर वैसा ही घेरा बनाकर विशाल फिर से अप्सरा साधना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो मंत्र पढ़ने के लिए आंख बंद करता है, वैसे ही वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। उस बंद कमरे में वो अकेले नहीं था, बल्कि उसी की निर्वस्त्र लाश भी पड़ी थी। वो खुद की लाश देख के बहुत ज्यादा घबरा गया था। घबराकर जैसे ही विशाल ने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को उसी कमरे में, उसी घेरे के अंदर बैठा पाया। वो समझ चुका था कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया है वो सब अप्सरा की शक्ति है। विशाल फिर से साधना करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अप्सरा बार बार विशाल की साधना भंग कर रही थी। वो समझ चुका था कि अप्सरा उसे साधना नहीं करने देगी। दूसरे दिन की साधना अधूरी छोड़कर विशाल सोने की तैयारी करने लगा। लगातार दूसरे दिन भी वो अप्सरा को संतुष्ट किए बिना ही सो रहा था, लेकिन तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें इतनी अजीब थी, उतनी ही भयानक और डरावनी भी थी, क्योंकि उन आवाजों में आदमियों का घिघियाना शामिल था और डर के मारे उनका चीखना भी। विशाल उन आवाजों को समझ ही रहा था, तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने उसका गला दबाया है। वो समय वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर किसी ने जकड़ लिया, मानो जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। विशाल ने अपना पूरा जोर लगाया और घिघियाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पत्नी के रूप में तुम्हें सिद्ध किया। मैंने सोचा था मैं अन्य के मुकाबले तुम्हें खुश रखूंगा, संतुष्ट रखूंगा, लेकिन तुम तो मेरे लिए बाधा बन गई। मुझे आजाद करो। विशाल की बात जैसे ही खत्म हुई, अचानक अप्सरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, ठीक है, आज फिर से तू मेरी इच्छा पूरी कर, फिर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, और तू जानता है कि मेरी इच्छा क्या है। विशाल समझ रहा था कि वो हर बार की तरह इस बार भी अप्सरा को
संतुष्ट कर देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एक क्रोधित अप्सरा या स्त्री को संतुष्ट करना किसी भी पुरुष के बस की बात नहीं है। विशाल अप्सरा के साथ संभोग क्रिया शुरू करता है, लेकिन बीतते समय के साथ विशाल कमजोर होता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे पहुंच रहा था, वैसे वैसे विशाल कमजोरी महसूस कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर से खून निचोड़ा जा रहा है, और आखिरकार विशाल अप्सरा के साथ संभोग करते करते दम तोड़ देता है। विशाल का संतुष्ट न होना उसकी मौत की वजह बन गई, क्योंकि उसे और ज्यादा की चाह थी, और उसकी ये असीम इच्छाएं उसकी मौत का कारण बनी। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।